नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। सेना की जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम आज सीएम आवास में दूसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी आज दोपहर लगभग 1 बजे मुख्यमंत्री के रांची के कांके स्थित आवास पर पहुंचे। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी सीआरपीएफ की टीम के साथ मुख्यमंत्री आवास के अंदर प्रवेश करना चाह रहे थे। हालांकि सीएम आवास की सुरक्षा में लगे अधिकारियों ने सीआरपीएफ के जवानों को अंदर जाने से रोक दिया। इधर मुख्यमंत्री से पूछताछ मामले को लेकर जिला प्रशासन भी आज पूरी तरह से अलर्ट दिख रही है। मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय के समक्ष सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित एसटीएससी थाने में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शाम तक मुख्यमंत्री आवास के पिछले दरवाजे से 2 लग्जरी बसों को भी अंदर जाते हुए देखा गया है। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन अपने सरकार में शामिल सभी मंत्री और विधायकों को एकजुट रखने के लिए किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। जहां एक तरफ रांची में बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ रांची की सड़कों पर झामुमो के द्वारा ईडी के कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था। रांची में विरोध करने गए पश्चिमी सिंहभूम के झामुमो के नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। यहाँ पश्चिमी सिंहभूम झामुमो जिला इकाई के द्वारा रांची की सड़क पर जन आक्रोश मार्च निकालते हुए रैली निकाली गई और जमकर केंद्र सरकार और ईडी और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की गई। झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार झारखंड में आदिवासी युवा मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से डरी सहमी केंद्र सरकार सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर सीएम हेमंत सोरेन को बदनाम करने की साजिश रच रही है। एक आदिवासी सीएम को परेशान कर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। केंद्र सरकार और भाजपा अपने मंसूबे पर कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन के साथ पूरे राज्य की जनता का प्यार और आशीर्वाद है। वहीं आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपने विस्तार की रूपरेखा पर काम कर रही है। इस सिलसिले में आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में ज्वाइनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र राय सहित प्रदेश भर के हर जिले के 3-3 कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर बोकारो के विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में प्रबुद्ध लोग पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। समाज का शिक्षक वर्ग, खेल जगत, व्यापार जगत और चिकित्सा जगत समेत प्रबुद्ध नागरिक आज के समय में स्वेच्छा से पार्टी के साथ होना चाह रहे हैं। विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि भाजपा में आने वाले सभी लोगों का स्वागत करना पार्टी की जिम्मेवारी है। संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाह रहे हैं और ऐसे लोग जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, बुद्धिजीवी हैं, इतिहासकार हैं, शिक्षाविद हैं, खिलाड़ी हैं, ऐसे लोगों को ज्वाइन कराना, उनका स्वागत करना पार्टी का कर्तव्य बनता है। जो लोग स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की सोच से प्रभावित होकर, उसी को लेकर आज यहाँ बैठक है। वहीं आगामी 4 फरवरी को राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में आदिवासी एकता रैली विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा आहूत है और इस रैली की तैयारी में विभिन्न आदिवासी संगठन लगातार लगे हुए हैं। इसी कड़ी में राजधानी रांची के धुमकुड़िया भवन में विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसके माध्यम से आदिवासी एकता रैली की तैयारी के विषय में बताया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से आदिवासी संगठन के अगुवा ने बताया कि आगामी 4 फरवरी को होने वाले आदिवासी एकता रैली आदिवासियों के हक और अधिकार, सभ्यता और संस्कृति की हनन आगामी समय में जिस प्रकार से की जा रही है, इन तमाम मुद्दों के विचार विमर्श के लिए ये आदिवासी एकता रैली की जा रही है एवं इस रैली के माध्यम से आदिवासियों के बीच उनके हक और अधिकार के प्रति जागरूक होने के लिए आपसी एकता और सामंजस्य जागृत करने का काम किया जाएगा। आज हम लोग आदिवासियों के विभिन्न संगठनों के द्वारा आज जो हमारा 4 फरवरी 2024 को आदिवासी एकता महारैली का जो आहूत किया गया है विभिन्न संगठनों के द्वारा, उसको लेकर के आज हम लोग का आज प्रेस वार्ता हुआ। प्रेस वार्ता के कहने का मतलब है, तैयारी तो बहुत हुई है, क्योंकि हर गांव से, हर कस्बे से जो हमारे धार्मिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है और आदिवासी विचारधारा को मानता है, वो जो है मोराबादी कूच करेंगे और अपील करना चाहते हैं
कि जो भी बीजेपी और आरएसएस के लोग जो आदिवासियों को एकता और अखंडता को तोड़ना चाहता है उसके खिलाफ हो रहा है। और हम अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो है हम लोग आवाज़ उठाते हैं, ज़मीन बचाओ, धर्म की रक्षा हो, संस्कृति की रक्षा हो, लेकिन बीजेपी के लोग चाहे उसके अनुषंगी संगठन के लोग अभी कभी भी इस पर बातें नहीं करती है। इसी के विरोध में हम लोग आज जो है 4 तारीख को मोराबादी कूच करने के लिए हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे थे। वहीं आदिवासी महिला संगठन के अग्रणी नेता ने कहा कि आदिवासी एकता रैली में महिलाओं की सहभागिता बढ़ चढ़कर होगी और इस रैली को सफल बनाने के लिए तैयारी विशेष तौर पर पूरे राज्य भर में की जा रही है। देखिए, इस रैली में जो 4 फरवरी को जो रैली हो रही है उसमें महिलाएं, सबसे ज़्यादा महिलाएं ही बढ़ चढ़ कर आएंगी, क्योंकि अभी महिलाएं अपने आदिवासी अधिकार के प्रति जागरूक हो गए हैं और इसीलिए वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और जो झारखंड के अलग अलग जिलों से वो यहाँ पर आ रहे हैं और इस बार की रैली देखने लायक है। आगामी 16 फरवरी को देश भर में 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा हड़ताल की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सांची स्थित कार्यालय में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कोल्हान प्रमंडल जमशेदपुर के उप महासचिव अंबुज कुमार ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार तमाम श्रम कानूनों को बदलकर 4 श्रम कोड लागू कर चुकी है और इससे केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जबकि इससे मजदूरों के अधिकार का हनन हो रहा है। साथ ही देश के संपत्तियों को केंद्र सरकार निजी हाथों में बेच रही है और देश को निजीकरण की ओर ले जा रही है। ऐसे में इस हड़ताल के माध्यम से तमाम श्रमिक अपनी आवाज बुलंद करेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करेंगे। दिनांक 16 फरवरी 2024 को देशव्यापी जो हड़ताल होने जा रहा है, देश के 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा ये घोषणा किया गया है। हम जमशेदपुर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की ओर से यह घोषणा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में मजदूर, बेरोजगार, नौजवान, छात्र और किसान को सड़कों पर उतारेंगे। ये हड़ताल इसलिए कि देश में बढ़ती महंगाई को रोकना है, देश में बढ़ती बेरोजगारी को रोकना है और जो सबसे दुखद बात है कि देश के सार्वजनिक संपत्ति को जो निजी हाथों में दिया जा रहा है उसके खिलाफ ये हड़ताल है। इसलिए हम सबसे अपील करते हैं कि 16 फरवरी की हड़ताल में ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में भाग लें। इधर जिले में सरायकेला थाना अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय खपरसाई के शिक्षिका सुग्रू हिस्सा की गला काटकर हत्या के मामले में आरोपी हरि हेम्ब्रम को जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10,000 जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना नहीं देने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। सरायकेला कस्बा जिला का ये चर्चित मामला था। 3 जुलाई 2018 को प्राथमिक विद्यालय खपरसाई स्कूल के सामने ही शिक्षिका सुग्रू हिस्सा की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आरोपी हरि हेम्ब्रम ने शिक्षिका के सिर को हाथ में पकड़कर लगभग 2-3 किलोमीटर तक पैदल चलकर लोगों को डराता रहा। इस दौरान आरोपी तलवार भी भांज रहा था, जिसके कारण पुलिस द्वारा काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा गया था। जिला व्यवहार न्यायालय के लोक अभियोजक ब्रिजेश कुमार ने बताया कि इस मामले पर कुल 13 गवाहों की गवाही पूरी की गई है। इसमें अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक भी शामिल है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट एवं तमाम गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने भी तत्परता दिखाते हुए इसमें जितने भी प्रदर्श था उसको कलेक्ट किया और उसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा और वैज्ञानिक पद्धति से उसका जांच हुआ। जांचोपरांत न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय श्री विजय कुमार द्वारा दिनांक 29/1/23 को जजमेंट सुनाया गया एवं आज दिनांक 31 को सेंटेंस के बिंदु पर था, जिसमें आजीवन कारावास की सजा हुई तथा 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं देने पर 10,000 रुपया नहीं देने पर अतिरिक्त 1 साल की कारावास की सजा। और नमस्कार, मैं हूं हेमलता। स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज में।
जमशेदपुर के कदमा स्थित केडी फ्लैट के मेन रोड को बंद किए जाने के मुद्दे को लेकर भाजपा के कोल्हान प्रभारी सह महासचिव संजीव आचार्य ने विरोध किया था, जिसमें संजीव आचार्य के साथ मारपीट की घटना घटित हुई थी, जिसके विरोध में जुगसलाई प्रभारी सह परसुधी प्रभारी विकास सिंह ने प्रेस वार्ता कर पुलिस प्रशासन से अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने और कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो भाजपा मशाल जुलूस और पुतला दहन कर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक सह मंत्री के इशारे पर रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे लाखों लोगों का इस सड़क से आना जाना बंद हो गया है, जिस कारण आम जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विकास सिंह ने आरोप लगाया है कि पुलिस के द्वारा अब तक सीसीटीवी कैमरे की जांच कर अभियुक्त की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं पुलिस इस मामले को लेकर अभियुक्त को बचाने में लगी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा जोर शोर से विरोध प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी। के कारण यह विवाद उठा है। वह विवाद आज सैकड़ों वर्षों से वहां पे उस रोड पर वो रोड खुला था, सैकड़ों वर्षों से वो रोड था, आने जाने का जो रास्ता था वो सैकड़ों वर्षों से था, जहां पर वो दीवार खड़ा कर दिया गया। माननीय मंत्री को जब वहां का बंगलो टाटा स्टील आवंटन करता है तो दोनों साइड से दीवार खड़ा कर दिया गया, जिससे आने जाने वाले सभी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 2.5-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा अलग से यात्रा करके अपने मंजिल पे जाना पड़ रहा है, अपना घर जाना पड़ रहा है। कई दुकान बाधित है वहाँ पे मीडिया के माध्यम से कि मैंने टाटा स्टील को मना किया था कि वहाँ दीवार नहीं खड़ा हो, तो ऐसा तो नहीं। आप आदरणीय माननीय मंत्री हैं, सरकार आपकी है, तो टाटा स्टील आपके बिना जानकारी में, बिना मौजूदगी में दीवार बना देता है और आपको पता नहीं चलता है। आपसे माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी से आपसे निवेदन है कि आप जनहित को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से उस दीवार को आप वहां से हटा दें, ताकि जो भी जन समस्या है, आवाजाही जो बाधित है, आवागमन जो बाधित है, वह पहले की तरह संचालित हो सके। और अगर आपका संजीव आचार्य के केस में किसी तरीका से अगर कोई हस्तक्षेप नहीं है तो तत्काल प्रभाव से यह प्रशासन को निर्देश दे कि तत्काल प्रभाव से सीसीटीवी कैमरा का फुटेज को निकाला जाए और सारे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर ऐसा 3 दिनों के अंदर अगर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है जो दोषी हैं, तो हम लोग जगह जगह 100 यात्रा निकालेंगे, जुलूस यात्रा निकालेंगे और जरूरत पड़ा तो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जन आंदोलन करेंगे। डीसी ऑफिस के समक्ष हम लोग धरना देंगे। इधर बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे मुंबई हावड़ा मुख्य रेल मार्ग डूमरडीहा रेलवे फाटक के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक 57 वर्षीय धेड़ की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस द्वारा रेलवे ट्रैक से मृतक के शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया। मृतक की पहचान 57 वर्षीय सनातन प्रधान के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत पंसुआ गांव निवासी सनातन प्रधान मंगलवार की सुबह अपने निजी काम से डूमरडीहा गांव गया था। वापस रेलवे ट्रैक के रास्ते घर लौटने के दौरान वे मालगाड़ी की चपेट में आ गए, जिससे सनातन प्रधान की मौत हो गई। मौत के बाद चक्रधरपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और रेल पटरी पर पड़े मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। इधर घटना की खबर सुनकर परिजन अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। इसके बाद कागजी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। मृतक सनातन प्रधान की पत्नी बासंती देवी, बेटा नितेश प्रधान, बेटी जूली प्रधान है। बेटी का विवाह 1 वर्ष पहले हो चुका है। इस घटना से गांव में मातम पसर गया है। इधर केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त के निर्देश पर फुटपाथ में रहने वाले लावारिस और घुमंतु बच्चों को योजना से जोड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान की शुरुआत की गई है। बता दें कि जमशेदपुर शहर में फुटपाथ पे रहने वाले की संख्या काफी ज्यादा है, जिनके बच्चे भी अपने माता पिता के साथ घूम घूम कर भिक्षाटन करते हैं। वहीं इनमें से कई बच्चे लावारिश हैं। ऐसे में इनका सही तरीके से परवरिश नहीं हो पाती है, साथ ही ये शिक्षा से भी वंचित रहते हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने एक योजना के माध्यम से ऐसे बच्चों को रेस्क्यू कर उनका लालन पालन और शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर एक रेस्क्यू टीम गठित की गई है, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों में जाकर ऐसे बच्चों को रेस्क्यू कर योजना से जोड़ेगी। रेस्क्यू टीम के प्रभारी सुनील प्रसाद ने बताया कि लगभग 8 वर्ष के बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है।
2 दिनों में रेस्क्यू टीम के द्वारा स्टेशन से 2 और सांची गोलचक्कर से 1 बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। अगर बच्चों के माता पिता भी है तो उन्हें भी इस योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। में घुमंतु बच्चों है तो सारे को रेस्क्यू करके हम लोग को जो सरकार की योजना से जोड़ना है, इस वजह से हम लोग आज रेस्क्यू टीम जो है जिला बल हमारे हो गए सांची थाना से और चाइल्ड लाइन के सारे लोग मिलकर रेस्क्यू कर रहे हैं। तो ये किस तरह का बच्चे रहेंगे? घुमंतु केवल अभी मतलब लावारिस में रहेंगे या माँ पिताजी के साथ है? पेरेंट्स भी है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको योजना से जोड़ा जाएगा। क्या क्या होगा इस योजना में? जैसे मान लीजिए स्पॉन्सरशिप उसको जरूरत है, पढ़ाई के लिए एजुकेशन से जोड़ना है, वो सारा व्यवस्था करना है। वहीं बिष्णुपुर के सर्किट हाउस क्षेत्र स्थित आयकर विभाग के कार्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत कार्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई की जा रही है। स्वच्छता कार्यक्रम के तहत सबसे पहले कार्यालय की साफ सफाई, रंग रोगन सहित सभी फर्नीचर को बदल दिया गया ताकि ग्राहक स्वच्छता के साथ अच्छे माहौल का एहसास कर सके। इस बदलाव से पुराने सामानों से 70,000 का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि अब कार्यालय में नित्य सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वहीं विभाग के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा डोबो डैम क्षेत्र में भी साफ सफाई का अभियान चलाया गया। ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधान आयकर आयुक्त शिशिर धमीजा ने दी। इस मौके पर अपर आयकर आयुक्त एन हेमलता के अलावा विजय कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्या विषय है? देखिए, आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, एक भारत सरकार का एक पखवाड़ा का कार्यक्रम था 16 जनवरी से 31 जनवरी तक, जिसमें सब स्वच्छता पखवाड़ा हम लोगों ने मनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये हमको आदेश दिया है कि अपने अपने आयकर विभाग जो है उसका प्रत्येक ऑफिस जो है एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रहे और जो आने वाले करदाता हैं उनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने ऑफिस को स्वच्छ रखा जाए। उसके चलते हम लोगों ने पूरे ऑफिस को साफ करने का एक प्रकरण किया। उसमें श्री हरभजन सिंह जो यहाँ के पूर्व ओलंपियन है उनको भी बुलाया गया, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और उसके चलते ही हमने यहाँ पे एक वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया ताकि हरियाली और बढ़े। और जो हमारा यहाँ से पुराना जो सामान था उसको भी निकाल के हमने नई स्पेस बनाई है और आने वाले समय में उम्मीद ये कर रहे हैं कि जमशेदपुर वासियों को अच्छी से अच्छी सेवाएं दे सकें और करदाताओं की जो भी मुश्किलें या जो उनको कर भुगतान में जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम या अदर प्रॉब्लम्स आती हैं वो आके हमसे संपर्क करें, उनका हम समाधान करेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। इधर चाईबासा में धर्मांतरण कर चुके जनजातीय समाज के लोग आरक्षण का दोहरा लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाने और उन्हें दिए जाने वाला आरक्षण समाप्त करने की मांग अब जोर पकड़ने लगा है। इसी को लेकर बुधवार को जनजातीय सुरक्षा मंच झारखंड द्वारा चाईबासा अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। मंच के संयोजक रवि लकड़ा ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के जिन लोगों ने धर्मांतरण कर इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया है, वैसे लोग दोहरा आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। एक तो जनजातियों को मिलने वाला आरक्षण और दूसरा अल्पसंख्यक का आरक्षण। ऐसा होने से जनजातियों के लोगों को नुकसान हो रहा है। सरकार से हमारी मांग है कि धर्मांतरित हो चुके लोगों को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाया जाए। राज्य सरकार विधानसभा में इसका संकल्प प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजे और केंद्र सरकार इसे लागू करे। लिस्टिंग से आदिवासी समुदाय पूरे देश में जो करीब 13 करोड़ है, उनमें से 1 करोड़ 10 लाख जो आदिवासी धर्म रीति रिवाज परंपरा को छोड़ चुके हैं और 15 लाख जो मुस्लिम है, ये आदिवासी समाज के लाभ का जो आरक्षण का लाभ जो संविधान में दे रखा है वो उसको ले रहे हैं। इनका जो प्रतिशत है ये 80% आदिवासी का आरक्षण का लाभ ये दोनों समुदाय ले रहे हैं जो हमारे आदिवासी समुदाय से नहीं आते हैं और 20% बच जाता है उसमें बाकी हमारे जो आदिवासी समुदाय के लोगों को उसमें हमको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इसलिए हमारा जो आज का जो चाईबासा मुख्यालय में जो धरना प्रदर्शन रखा गया हुआ है, इसमें हमारा जो बाबा कार्तिक उरांव ने ये 1967 में जो 346 सांसदों का जो हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन जो उसने दे रखा है, बना के रखा हुआ है, उसको आज तक भारत सरकार के पास नहीं पहुंची। उसके बाद 1970 तक इसने कोशिश किया 20 बार कार्तिक बाबा ने इसको देने का, लेकिन वो भी नहीं सफल हो पाया। इसलिए उसी मुद्दा को लेके उसी जो डीलिस्टिंग जो सूची से बाहर करना, जो हमारे आदिवासी का रूढ़िवादी परंपरा और ये को नहीं मानता है प्रथा को, उसको हमको सूची से बाहर रखना है। आज जो शुद्ध आदिवासी है हमारे देश में जो भी है 11.5 करोड़ है या 12 करोड़ है,
उनको ये आरक्षण का लाभ हमारा जो संविधान में वर्णित 8/5 है वो हमको। जमशेदपुर में 43वें ऑल इंडिया स्टील मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन टाटा मुख्य अस्पताल के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाएगा, जिसको लेकर टाटा मुख्य अस्पताल के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मेडिकल सर्विसेज के जीएम सुधीर राय ने जानकारी दी। बता दें कि ये कॉन्फ्रेंस 3 दिनों तक चलेगा, जहां देश भर के 10 स्टील प्लांट के मेडिकल सर्विसेज के 523 डेलीगेट शामिल होंगे। ऑल इंडिया स्टील मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो 9 सालों के बाद जमशेदपुर में आयोजित की जा रही है, इससे पहले 2015 में आयोजित की गई थी। इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि सिबिलिटी इन हेल्थ केयर फॉरवर्ड। 1 तारीख को 5 वर्कशॉप होगा। रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी के अलावा कोविड पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही एक दिन फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ एसमॉक, द 43rd एसमॉक, दैट इज ऑल इंडिया स्टील मेडिकल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि 9 साल के बाद टीएमएच में जमशेदपुर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये जो कॉन्फ्रेंस, जो प्लांट्स, स्टील प्लांट्स हैं, 10 स्टील प्लांट्स हैं जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इधर जो भी हैं, तो ये जो भी इनके मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं। एवरी ईयर एक का मौका आता है, और तो ये मौका आता है 9-10 साल के बाद। लास्ट टीएमएच में 2015 में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ये 43rd कॉन्फ्रेंस है एसमॉक, जो कि यहाँ पे टीएमएच में ऑर्गेनाइज की जा रही है। और ये 3 दिन के कॉन्फ्रेंस है और 1 दिन का एक प्री एसमॉक वर्कशॉप का दिन है। तो प्री एसमॉक का जो दिन है वो 1 तारीख का है, 1 फरवरी, और 3 दिन जो हैं 2, 3, 4 फरवरी, दैट इज़ फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है। और संडे को दोपहर को ये कॉन्फ्रेंस का वैलिडेटरी फंक्शन और ये कॉन्फ्रेंस समाप्त हो जाएगी। 3 तारीख को इसका हमने इनॉग्रेशन रखा है। चीफ गेस्ट हैं वीपीसीएस मिस्टर चाणक्य चौधरी। और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे पास जो बाहर के जो डेलीगेट्स आ रहे हैं वो 74 हैं फ्रॉम आउटसाइड जमशेदपुर, और टोटल डेलीगेट्स हैं हमारे 530। बुधवार को टाटा कॉलेज जनरल हॉस्टल के विद्यार्थियों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट की घटना में कोल्हान विश्वविद्यालय में ड्यूटी पर तैनात 6 नाइट गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खल को, सदर प्रखंड के अंचल अधिकारी और टाटा कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर SC दास मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात में टाटा कॉलेज हॉस्टल के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचकर नाइट गार्ड के साथ मारपीट की गई। छात्रों ने नाइट गार्डों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। रात में मुफस्सिल थाना पुलिस को भी सूचित किया गया, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। आक्रोशित ग्रामीणों ने आज सुबह हॉस्टल में घुसकर छात्रों के साथ मारपीट की। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। तब पुलिस और कॉलेज प्रशासन को दखल देना पड़ा। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ दिलीप खलको ने ग्रामीणों को समझाया और हॉस्टल में अवैध तरीके से रहने वालों की पहचान कर बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते हैं झारखंड न्यूज। नमस्कार।